गुड इवनिंग। सुप्रिया, अंकित सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 2 सेकेंड। आपकी मेरे साथ फर्स्ट क्लास होगी। हालांकि अपनी ये तीसरा दिन है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने जो क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है वो आपने देख ली होंगी, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पंकज, गुड इवनिंग। तो अभी तक जो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिन देखने की कोशिश की थी। ध्यान रखना, हमें अपनी वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। कंटेंट तो बहुत है लेकिन वर्ड लिमिट हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिवली उसमें लिखें या बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस उसमें दे पाएँ। तो हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इकोनॉमी और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आईवीसी। जो क्वेश्चन है उसमें है डिस्कस सेल्ड फीचर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ आईवीसी। ध्यान रखना, जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरीके से रहेगी कि हम नेचर एक्सप्लेन कर देंगे, एग्रीकल्चर एक्सप्लेन कर देंगे, एनिमल हस्बेंड्री एक्सप्लेन कर देंगे, क्राफ्ट, ट्रेड और मनी इकोनॉमी एक्सप्लेन कर देंगे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े थे तो हमने नेचर की बात की थी। नेचर में सिर्फ 2 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, एक अर्बन इकोनॉमी थी और दूसरा इसके पास सरप्लस था। ये बहुत बड़ी बात थी, ये इसका नेचर रहेगा। आप ऐसे मिला के भी कह सकते हैं कि सरप्लस थी इसीलिए अर्बन इकोनॉमी थी, एक बात आप ऐसे कह सकते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज्यादा हमें जाना नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, तो बस बता देना कि किस तरीके से उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन से एनिमल्स इंपॉर्टेंट हैं जो जिनको वो पालते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड पर्पसेस और इकोनॉमिक पर्पसेस। उसके बाद एग्रीकल्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्रीकल्चर में हमने ये बता दिया था कि इसमें क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू एग्रीकल्चर करते थे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते थे, है ना, रफली दिमाग में रखना। फिर क्राफ्ट्स की हम लोग बात करने वाले थे, ठीक है। अच्छा, पंकज कुछ पूछ रहे हैं। सर जी मैं कुछ दिन पहले ही हाँ रिकॉर्डेड कवर कर लेना और आज का आप क्लास लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अभी तक 2 क्लास हुई हैं फॉर्मल तरीके से। इसमें मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि मेंस में लिखते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको वर्ड लिमिट को ध्यान देना है और उतना ही लिखना है जितना उसने पूछा है, ये हमने देखा था। और मैंने ये आपको बता दिया था कि हम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इसमें नहीं जाएंगे। एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपने प्री में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और मेंस के पर्सपेक्टिव से यानी कि सब्जेक्टिव आंसर्स के पर्सपेक्टिव से लिखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ उसमें है नहीं कि आप पहले रिकॉर्डेड कवर कर लें। अब आप तो क्लास के साथ चलते रहें और शाम को आप 2 क्लास हुई है वो भी कवर कर लेना और अभी जो हुआ है वो भी कवर हो जाएगा। हम नया बैकलॉग नहीं बनाते कभी भी, हम आज को आज खत्म करते हैं और पुराने बैकलॉग को खत्म करते हैं, है ना, ऐसे चलता है। वरना हम हमेशा बैकलॉग में ही रह जाएंगे या पुराना पेंडिंग काम ही निपटाते चले जाएंगे। तो आज की क्लास तो आप लेंगे और आप उसे शाम को खत्म कर लेंगे। ज्यादा क्लास हुई नहीं, आज शायद तीसरी या तीसरी क्लास है वो, है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए अगर क्वेश्चन आता है आईवीसी में कि आप आईवीसी के इकोनॉमिक लाइफ को एक्सप्लेन करें या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को अंडरलाइन करें, तो आपके पास हेडिंग होनी चाहिए, है ना, आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। और इस फॉर्मेट में आपके पास रफली 5 या 6 हेडिंग्स इसमें आ रही हैं। अगर 5 या 6 इसमें हेडिंग्स आ रही हैं तो आपके पास कंटेंट उतना ही है, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप हर हेडिंग में कितना अफोर्ड कर सकते हैं? आप हार्डली 20 से 30 वर्ड्स अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर और आप लेना चाहें तो 30 से 40 वर्ड्स। इससे ज़्यादा आप इसमें लिखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है और समय नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा लिखते समय, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपन इसको डिटेल में इसलिए भी देखेंगे क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके 6 मार्कर्स और 2 मार्कर्स, है ना। तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी आप समझ आएंगे धीरे धीरे। तो हम लोग बात कर रहे थे क्राफ्ट्स की, और क्राफ्ट्स में हम लोग आ गए थे वुड में या कारपेंट्री में। हालांकि रफली अगर देखा जाए तो क्राफ्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कारपेंट्री में या वुड वर्क में। दूसरा इसमें आ सकता है पॉटरी,
तीसरा इसमें आ सकता है टेक्सटाइल, तीसरा इसमें आ सकता है मेटल वर्क्स, और चौथा इसमें आ सकता है सील्स। हालांकि सील्स को हम कहीं और भी ले सकते हैं या यहाँ पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसलिए लिया है अलग से क्योंकि ये इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था, इसलिए हमने इसको अलग से लिख दिया है ना, इसलिए अलग से लिख दिया है, वरना ये चारों चीजों में सारी चीजें आ जाएंगी। अब आप देखो कि इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। देखो वुड वर्क में तो हमने लिख दिया था, या हमने उस दिन समझ लिया था कि वुड वर्क में, कारपेंट्री में हमारे पास कुछ भी मिला नहीं है हमको, है ना। लेकिन फिर भी इमेजिन तो कर सकते हैं कि जब आज के डेट में हमारे पास में वुड हर जगह है, तो उस समय जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो वुड तो इम्पोर्टेंट होगा। घर में बनने वाली चारपाई या टेबल या कुर्सी या फिर बैलगाड़ी या मतलब कुछ भी, नाव, बोट, शिप, कुछ भी बनता होगा तो वो बोट उसका वुड का ही बनता होगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास एविडेंसेस नहीं है तो बहुत ज्यादा हम बात करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप रफली इसमें कह सकते हो कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे वो इस फील्ड में तो होंगे ही, है ना। हमको एविडेंस भले ही नहीं मिले हैं, लेकिन वुड का इस्तेमाल इस फील्ड में होता होगा। फिर जो इंपॉर्टेंट एविडेंस हमारे पास में अवेलेबल हैं जिस चीज के, वो इंपॉर्टेंट है पॉटरी, यानी कि हमें जो क्या कहते हैं टेराकोटा वर्क है, टेराकोटा से बना हुआ सामान बहुत ज्यादा बड़े नंबर में मिला है ना, तो ये पॉटरी में आ जाएगा। अब पॉटरी में हम ये समझ लेंगे कि ये बेसिक काम क्या करते थे। अगर आप बेसिक वर्क देखोगे तो बेसिक में आप यूटेंसिल्स की बात कर सकते हो, मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें नॉर्मली आपकी जो पॉटरी है वो BRW टाइप की है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि जो रेड वेयर होगा उस पर काले रंग की पट्टियां होंगी, है ना। ब्लैक एंड रेड वेयर टाइप की आपकी पॉटरी होगी। उसके अलावा आपके पास ब्रिक्स होंगी, ब्रिक्स में आप बर्न्ड और अनबर्न्ड ब्रिक्स दोनों लिखिएगा, क्योंकि दोनों ईंटों का इस्तेमाल हुआ करता था। इसमें डिटेल में नहीं जाना, लेकिन यहाँ पर जो रेशो रहेगा वो 4:1 रहेगा, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा टेराकोटा से आप क्या क्या बना रहे हैं, आप स्टैचूज बना रहे हैं, आप आइडल्स बना रहे हैं, आप सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, आप टॉयज बना रहे हैं, आप सील्स बना रहे हैं, है ना। तो रफली दिमाग में रखना कि टेराकोटा इंपॉर्टेंट था और इससे ये लोग इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजें घर में या फिर कमर्शियल लेवल पर जो चीज इस्तेमाल में लाई जाती थी उनका ही निर्माण करते थे। तो आप ये लिखेंगे सिंपली कि जो पॉटरी थी इट वाज हाईली डेवलप्ड स्टेट, इट वाज इन हाईली डेवलप्ड स्टेट। और जब हाईली डेवलप्ड स्टेट की हम बात करते हैं तो यहां पर हम बर्न्ड ब्रिक्स की बात करते हैं कि भाई आईवीसी में ये लोग की जो पॉटरी थी, यानी कि मिट्टी की जो चीजें बनी होती थी बहुत ही डेवलप्ड स्टेट में थी, और ये घर के अंदर और घर के बाहर बनाने वाले, ये इस्तेमाल में लाई जाने वाले सामान को बनाया करते थे। ये आप बता देंगे, खाली बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है। फिर हम टेक्सटाइल की बात करेंगे, पेज चेंज करते हैं। फिर जब टेक्सटाइल की बात करेंगे तो टेक्सटाइल में भी हमारे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि पहले तो आप यहाँ मटेरियल की बात कर लेंगे कि ये क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल करते थे टेक्सटाइल में। तो आप यहाँ पर कॉटन की बात करेंगे, फिर आप क्या कहते हैं वूल की बात करेंगे और लेदर की बात करेंगे। ये तो बेसिक है कि ये लोग इन सभी चीजों के टेक्सटाइल्स बनाते होंगे, कपड़े तो पहनते ही होंगे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ टूल्स की बात करेंगे तो टूल्स में हमको बहुत कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कि हमको स्पिंडल मिला है और स्पिंडल होल मिला है, और हमको क्या कहते हैं मेटालिक नीडल्स मिली हैं, है ना, जो ये बताता है कि ये लोग कपड़ों को बनाने में एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे थे। और उसके अलावा अगर हम कपड़ों की बात करेंगे तो हम यहाँ पर डाइंग की बात तो करेंगे ही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंडिगो यानी कि नील का जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात भी हमें समझ में आती है।
है ना। तो ये आप कह सकते हैं। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कॉटन को लेकर कि ये एक इनका इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट था। ठीक है भाई, ये आप यहां पर बता देंगे। समझ पा रहे हैं? टेक्सटाइल में इतना ही लिखना है और ये भी मोर देन इनफ हो रहा है आपके लिए। हमको यहाँ पे स्पिंडल मिला है। स्पिंडल क्या होता है? जिसमें ये धागे को लपेटते हैं। स्पिनिंग होल क्या होता है? जिसमें ये बुनी हुई रस्सी को लपेटते हैं। और नीडल क्या होती है? सुई, जिससे ये लोग सिलते हैं। तो ये चीजें हमको यहाँ पर मिली है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से। फिर टेक्सटाइल के बाद में आप जब मेटल वर्क्स की बात करेंगे, है ना, जब आप मेटल वर्क्स की बात करेंगे तो यहां पर आपको पहले बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से मेटल्स थे। यहां पर मेटल्स का टाइप क्या क्या था। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं इसका मैं आपको कंटेंट बोल रहा हूं, लिख के नहीं दे रहा हूं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे जो समझा हुआ है उसको आप लिख कर मुझे सेंड करेंगे और मैं आपको चेक करके वापस करूंगा, ये बताऊंगा कि आप इसमें क्या छोड़ सकते थे, क्या ऐड कर सकते थे। और आपको ये सारे काम विद इन वर्ड लिमिट करना है। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, आप उसको लिख कर तैयार करके आप मुझसे एक बार चेक करवा लें। और जहां पर भी कुछ कमी होगी, कुछ अपग्रेड करना होगा, हटाना होगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो आप मेरे साथ चलिए, एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें आंसर लिखिए, फोटो खींच के मुझे भेजिए, मैं आपको वापस करूंगा। तो वो फॉर्मेट रहेगा हमारा। तो वापस आइएगा मेटल्स में। तो मेटल्स में हमारे पास कौन कौन से मेटल्स है ये आपको कोड करना पड़ेगा। कि सबसे जो बेसिक मेटल इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया होगा वो पहले से चला रहा होगा कॉपर। फिर हमको यहाँ पर गोल्ड भी नजर आना चाहिए। फिर हमको सिल्वर भी यहाँ पर नजर आना चाहिए। फिर हमको यहाँ पर टिन भी नजर आएगा। फिर हमको ब्रॉन्ज भी दिखाई देगा जिसका ये इस्तेमाल करते होंगे। तो ये सारे मेटल्स थे, है ना। और जो ब्रॉन्ज मेटल है ये इनका हम कह सकते हैं क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स मेटल है। यानी कि इनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अंडरलाइन करता है, या इनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अंडरलाइन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो ब्रॉन्ज है वो टेक्निकली एक अलॉय है। वो एक अलॉय है जो कॉपर और टिन से मिलके बनता है ना, इनसे मिलके बनता है आपका ब्रॉन्ज। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मेटलर्जिकल लेवल पर ये बहुत ज्यादा डेवलप लेवल पे खेल रहे थे। फिर अगर हम यहाँ बात करें कि ये क्या क्या बना रहे थे, है ना, टाइप्स ऑफ आइटम्स, ये क्या क्या बना रहे थे इन मेटल से, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो हैं आपके टूल्स, है ना। टूल्स बनाएंगे ये लोग। उसके अलावा यूटेंसिल्स बनाएंगे। उसके अलावा ये लोग सील्स बनाएंगे। उसके अलावा ये लोग वेपन्स बनाएंगे, बेसिक वेपन्स बनाएंगे। वेपन्स के नाम पे कुछ बनेगा तो है नहीं यहाँ पर, है ना। तो आप रफली दिमाग में रखिएगा। सील्स में ध्यान रखिएगा, जो सील्स, अच्छा सील्स को हम सील्स में ही देख लेंगे आप। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पर जो प्रेशियस मेटल्स हैं, यहाँ पे जो प्रेशियस मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, इसका वो ज्वेलरी बनाएंगे। ठीक है, इसकी वो ज्वेलरी बनाएंगे। हमको क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ईयर रिंग्स मिली हैं, हमको नेकलेस मिले हैं, है ना। ये सारी चीजें हमको यहाँ से एक्सकवेशन में मिली हैं। तो उसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये लोग ये सारी चीजें बनाया करते थे। ठीक है, तो ये मेटल वर्क्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आप सिंपल बता देंगे कि कौन कौन से मेटल्स हैं और उन मेटल्स का वो क्या क्या बनाया करते थे, है ना। सिर्फ इतना ही इसमें बताना है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्राफ्ट, इसमें एक क्राफ्ट और ऐड करना पड़ेगा हमें, स्टोन वर्क्स, डी पॉइंट। स्टोन वर्क में हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखनी है कि स्टोन वर्क में ये लोग दो टाइप के मेटल्स, है ना, या दो टाइप के टूल्स इस्तेमाल करते थे, दो टाइप के स्टोन इस्तेमाल करते थे। एक जो हार्ड
हार्डर स्टोन्स होते थे, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर आपका ग्रेनाइट और सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका जो इस्तेमाल होता था वो होता था, हम कह सकते हैं, टूल्स बनाने में। हमको हालांकि मिला तो नहीं है, हमको एग्रीकल्चर में जो प्लाउशेयर होता है, जो हल होता है, वो मिला तो नहीं है, लेकिन हमको जो फरोड फील्ड्स मिले हैं उनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग लकड़ी के हल में पत्थर का हल बनाया लगा के उसका इस्तेमाल किया करते थे, जैसे अभी भी यूज हुआ करता था काफी लंबे समय तक। तो रफली दिमाग में रखना कि टूल्स की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको प्लाउशेयर नजर आना चाहिए। हम ये सजेस्ट कर रहे हैं, है ना, इट मस्ट हैव बीन यूज्ड, इट मस्ट हैव बीन यूज्ड। हम ये आर्गुमेंट यहां पर दे सकते हैं प्लाउशेयर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर टूल्स ये लोग बनाते थे। उसके अलावा अगर हम सेमी प्रेशस स्टोन्स की बात करें, जैसे कि आपका अगेट हो जाएगा, अगेट, आपका लापिस लाजुलाई हो जाएगा। ध्यान रखना इसका इंपोर्ट होता था, ये जो सेमी प्रेशर स्टोन्स होते हैं इनका इंपोर्ट होता था, और इनका ये लोग बनाया करते थे क्या, इनके ये सील्स बनाते थे, इनके ये लोग बीड्स बनाते थे, इनके ये लोग हम कह सकते हैं ज्वेलरी बनाते थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्टोन वर्क की बात करेंगे, स्टोन मेसनरी की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको हार्डर स्टोन्स में ये सारी चीजें नजर आएंगी। उसके अलावा अगर आप और यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स में और आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टेचूज भी देखने को मिलेंगे, है ना। स्टेचू ऑफ जो प्रीस्ट हमको नजर में आया है मोहनजोदड़ो से, स्टेचू ऑफ अ प्रीस्ट, है ना, मोहनजोदड़ो से जो हमको मिला है वो आप कोड कर सकते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे स्टेचूज हमको मिलते रहे यहाँ पर, तो इतना पर्याप्त है। कौन कौन से स्टोन्स हैं, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा, इसके आप चीजें बना लेंगे, है ना। कुछ खास नहीं है, बस ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको इंपोर्ट करते थे, क्योंकि ये जिस रीजन में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस रीजन में है, उस रीजन में आपको ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स नहीं मिलेंगे, है ना। अगेट और लापिस लाजुलाई आपको नहीं मिलेगा, ये बाहर से मंगवाना पड़ेगा, और इसीलिए आप इनसे वो चीजें बनाएंगे जो एलीट क्लास के लोग इस्तेमाल में लाते होंगे। तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं, स्टोन वर्क, ठीक है, इसको ऐड कर लेना स्टोन वर्क को। हालांकि इतना आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। अभी तक आपको समझ में आना चाहिए कि अगर लिखने की नौबत आएगी तो आप कैसे लिख सकते हैं। मटेरियल लिखना है, टूल्स लिखना है ना, टाइप ऑफ मेटल्स लिखना है, और टाइप ऑफ आइटम्स विच वर मेड अप ऑफ दीज मेटल्स, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। बहुत इजी है। एक लाइन में लिखना है कि ये मेटल्स यूज करते थे, और दूसरी लाइन में लिखना है कि ये चीजें बनाया करते थे। ये मेंस का काम चल रहा है ना, तो आप उसमें ज्यादा डीप में जा नहीं सकते। फिर एक और वर्क हमारे पास में क्राफ्ट में क्या था, क्राफ्ट में मेटल हो गया। सील्स की हम लोग बात करेंगे, सील्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इनकी इकोनॉमी के अंदर। देखो जो सील है ना, वो सील स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन या स्पेशलाइज्ड वर्क हुआ करता था। पहले तो आप ये समझ लो कि ये स्पेशलाइज्ड वर्क हुआ करता था, और जो सील्स का यूज था, इसका जो पर्पस था वो आप समझ लें थोड़ा सा, कि सील्स का जो इस्तेमाल है वो यूज किया जा रहा है एज आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रेड, है ना। मतलब किसी का सामान है, किसी व्यापारी का सामान है, किसी व्यापारिक संघ या ट्रेड गिल्ड का सामान है, और वो कहीं ट्रेड के लिए जा रहा है, तो उसकी पहचान करना कि वो किसका है, इसके लिए सील का इस्तेमाल करते थे। और ये जो सील बनी होती थी ये आपके स्टोन की एंड मेटल्स की बनी होती थी। मेटल्स में आप कॉपर और ब्रॉन्ज रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इन सील्स के इसके अलावा ये जो सील होती थी ये सीक्रेट भी होती थी,
सेकेंड का मतलब ये है कि इनके ऊपर फिगर ऑफ dt बनी रहेगी, फिगर ऑफ dt बनी रहेगी और उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखा रहेगा, है ना। और तीसरी बात ये, अच्छा नहीं, स्टोन, मेटल और ये पॉटर मतलब टेराकोटा की भी होती थी। ये सील जो थी वो टेराकोटा की भी होती थी। ये चार आइटम, तीन आइटम्स की रहेंगी, स्टोन, मेटल्स एंड टेराकोटा की रहेंगी। ये सील आपको बता देना। तो ये आपके 6 मार्क्स में आ सकता है, सील्स ऑफ आईवीसी। अब ये भी ध्यान रखना कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ये थोड़ा अगर आपके पास 6 नंबर में आपको लगे स्पेस कम है हमारे पास, मतलब लिखने के लिए कंटेंट कम है हमारे पास, तो आप इसमें ये लिख देना कि इनका सिग्निफिकेंस ये है कि दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आईपीसी, है ना। तो ये आप लोग बता देंगे कि आईवीसी के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत है ना। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग कौन सी डीटी और किस टाइप के इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करते थे, किस टाइप के इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है भाई, इतना पर्याप्त है लिखने के लिए सील्स में। अब आप देखो, इतना आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि एज सच इकोनॉमी के ऊपर फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं आएगा। इकोनॉमी में वैसे पूछेगा कि आप उनके क्राफ्ट्स को समझाइए, है ना। और जब ये इतना काम हो जाए तो आप थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा एग्जांपल क्राफ्ट्स में आप दे देना कि जो चन्हू दड़ो है, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट्स प्रोडक्शन। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि हमको यहाँ पर एक्सटेंसिव मार्केट्स मिले हैं, बहुत ज्यादा मार्केट एरिया मिला है, एक्सटेंसिव मार्केट एरिया मिला है जो कहीं और नहीं मिलता है। और यहाँ पर हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिली हैं ऑफ सील्स एंड टूल्स प्रोडक्शन। ऐसे आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें आप जाएंगे नहीं, पर्याप्त है। ये हुआ हमारा क्राफ्ट की बात। क्राफ्ट के बाद हमने बात की थी ट्रेड की बात करनी है ना। हम लोग ट्रेड की बात करेंगे, देखो ट्रेड में आप क्या क्या करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। भविष्य में हम इतिहास में कहीं किसी भी टॉपिक में या किसी भी समय की बात करेंगे कि ट्रेड ऐसा था वैसा था, तो सब में सेम काम आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ट्रेड समझ लेना है कि आपको ट्रेड डिवाइड करना पड़ेगा, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। अगर आपके पास मेजर हेडिंग बनती चली जाएंगी तो आपके पास कंटेंट भी आता चला जाएगा, क्योंकि आपने प्री तो पढ़ी है। जब आप इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लॉजिक क्या है वही कि इनके पास जो इंटरनल ट्रेड था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपके पास लॉजिक ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत बड़े एरिया में या फिर बहुत डाइवर्स एरियाज को कवर करके एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के रूप में काम कर रही थी, है ना। एक तरफ इसके पास बलूचिस्तान का एरिया था, एक तरफ इसके पास हिंडन गंगेटिक वैली का रीजन था, एक तरफ जम्मू कश्मीर का रीजन था, तो एक तरफ इसके पास मांदा का रीजन था, एक तरफ ये राजस्थान में भी थी, तो ये कहीं पर आपके सिंध के कोस्टल एरियाज में भी थी। तो हम ये कहेंगे कि डाइवर्स ज्योग्राफिकल रीजन्स, diverse geographical regions provided different resources for trade, है ना। अब वो जो ट्रेड, ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमको अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं, वो दो कंटेक्स्ट में हो सकते हैं।
एक हो सकता है एग्रीकल्चर में और दूसरा हो सकता है नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज में। इतना आप लिख नहीं पाएंगे अगर वो टोटल पूरा क्वेश्चन होगा, लेकिन जब इकोनॉमी की बात करेगा, सॉरी ट्रेड की बात करेगा, तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना कि नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनमें डिफरेंसेस था और इस वजह से ये लोग ट्रेड करते थे आपस में। तो आप ये लॉजिक लिख देंगे। फिर उसके बाद आप ये बता देंगे कि इसमें जो आइटम, इसमें आप एग्जाम, इसमें भी आप वो लिख देना, क्या एग्जाम्पल भी लिख देना, अलग से ना लिखना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर में आप कह सकते हैं कि ये लोग राइस प्रोड्यूस करते थे, है ना, वीट प्रोड्यूस करते थे, कॉटन प्रोड्यूस करते थे, ये लोग आपका इंडिगो प्रोड्यूस करते थे। तो बहुत सारे वेरिएबल आइटम्स प्रोड्यूस करते थे जिनका ट्रेड होता था। फिर आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो आप यहाँ पर मिनरल्स की बात कर सकते हैं, है ना, जैसे कि आपके पास स्टोन्स या रॉक्स की बात कर सकते हैं, या फिर आप एनिमल्स की बात कर सकते हैं, है ना, इनका ट्रेड होता होगा। तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं, है ना। आप ये भी कह सकते हो कि जो भी आइटम्स ऑफ क्राफ्ट्स हैं वो किस लिए होता होगा, उनका प्रोडक्शन फॉर ट्रेड पर्पसेस ओनली। तो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना हो उसमें, एक या दो लाइन में लॉजिक बता देना कि डाइवर्स रीजन में था, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में था और डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल थे, प्रोड्यूस किए जाते थे, तो जिनका ट्रेड होना ऑब्वियस सी बात है। फिर जब आप बात करेंगे कि यहाँ पर रूट क्या था, कि किस रूट से लोग ट्रेड के लिए जाते होंगे, तो आप बता देंगे कि ओवरलैंड रूट और रिवराइन रूट से ये लोग ट्रेड के लिए जाते थे। रिवराइन रूट, है ना। ओवरलैंड में आपको कार्ट्स की बात करनी है और यहां पर आपको बोट्स की बात करनी है, ठीक है। ऐसे आप बात कर सकते हैं इंटरनल ट्रेड की और एक्सटर्नल ट्रेड की। फिर ये जो एक्सटर्नल ट्रेड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में अलग से आने की संभावना ज्यादा है। तो जब एक्सटर्नल ट्रेड की बात की जाएगी तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि हु वर द ट्रेड पार्टनर्स, कि इनके ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से थे। तो ये हमने प्रीलिम्स में भी देख लिया था कि इनके ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से थे। इनके ट्रेड पार्टनर्स थे आपके दो दो लोग थे इनके लिए, वो थे आपके मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, है ना, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, ये आप दिमाग में रखना। अब यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास अच्छा रूट की पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ये किस रूट से ट्रेड करते थे, है ना, किस रास्ते से ये लोग ट्रेड के लिए जाते होंगे। तो मेसोपोटामिया के लिए जाने के लिए इनके पास दो रूट थे, एक समंदर के रास्ते और दूसरा आपके जमीन के रास्ते, है ना। तो रूट में ध्यान रखना कि जब भी मेसोपोटामिया की बात की जाएगी तो यहां पर आप रूट की बात करेंगे तो ओवरलैंड रूट की बात करेंगे, ओवरलैंड रूट वाया अफगानिस्तान, ठीक है। और जब आप सी रूट की बात करेंगे तो वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वहां तो आप सिंपल पोर्ट्स की बात कर देंगे, जो पोर्ट्स यहां पर भी आ जाएंगे। और जब आप इजिप्ट की बात करेंगे तो इजिप्ट के साथ आप सी रूट से आप जाएंगे, ठीक है। जब आप रूट की बात करेंगे तो जब आप सी बॉन्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं, सी रूट की बात कर रहे हैं, देन यू हैव टू रिफर टू पोर्ट्स। आपको पोर्ट्स की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो प्रीलिम्स से आपको याद रहेंगे। एक तो आपका लोथल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पोर्ट है वो आपका लोथल है, और दूसरा है सुतका गेंडोर। मेंस में ध्यान रखना, अगर याद नहीं भी आएगा तो आप एटसेट्रा लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक है आपका अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो। एक है आपका सुतका कोह, सुतका कोह। एक और ऐड कर लेना बालाकोट। ये बालाकोट कश्मीर वाला नहीं है,
ये पाकिस्तान के सिंध कोस्ट पर है, ये मकरान कोस्ट पर है ये, है ना। तो बहुत फॉर्मल तरीका है मेंस लिखने का, बहुत ज़्यादा आपको फैक्चुअली करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो आर्गुमेंट देते चलो कि इंटरनल ट्रेड हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस साहब इसलिए हो रहा है ना, और वो ट्रेड में हो क्या क्या रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करोगे तो आप बता दोगे कि ये ट्रेड पार्टनर्स हैं और ये रूट है और ये आपके पोर्ट्स हैं। इसके अलावा जब आप एक्सटर्नल ट्रेड में और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट में आप ध्यान रखिए कि हमको जो मेसोपोटामिया है, हमारे पास एक जगह है मेसोपोटामिया जिसको सुमेर भी कहते हैं, है ना। जो मेसोपोटामिया है उसको हम सुमेर भी कहते हैं। और उसकी खास बात यह है कि मेसोपोटामिया के जो वहां से हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला है, वहां से हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो ये कहता है कि दे इंपोर्टेड द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, दे इंपोर्टेड सिंडन फ्रॉम मेलुहा, दे इंपोर्टेड सिंडन फ्रॉम मेलुहा, ऐसा वो कह रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको एस्टैब्लिश कर देना है कि सिंडन का जो मतलब है वो है कॉटन और जो मेलुहा का जो मतलब है वो है आपका आईवीसी। ठीक है, तो ये हमारे पास एविडेंस हो जाएगा। तो ऐसे आप कहेंगे कि ये लोग कॉटन इंपोर्ट करते थे, इंडिगो इंपोर्ट करते थे, प्रेशियस वुड इंपोर्ट करते थे, राइस व्हीट ये इंपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल तो अपन लिख ही दिया, फिर भी टेक्सटाइल जाएगा, बना हुआ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमको बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि क्या एक्सपोर्ट होता था, लेकिन इंपोर्ट जो होता था उसको देखकर आप बता सकते हैं कि क्या क्या, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं सेमी प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, एग्जाम्पल अगेट, कार्नेलियन, लापिस लाजुलाई, है ना, प्रेशियस मेटल such as gold and silver, other metals such as copper and tin, इसको इंपोर्ट करते थे हम लोग। अब आप देखिएगा कि हम लोग जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वो वैल्यूएबल ज्यादा है और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अमाउंट में ज्यादा है लेकिन वैल्यू कम है, यानी कि इनका जो उपयोग है डेली लाइफ में कम होता है और इनका उपयोग डेली लाइफ में ज्यादा होता है। तो ये बेसिक इकोनॉमी से आप समझ सकते हो कि जो जनरल पॉपुलेशन है वो तो ये चीजें खा रही है, ये तो जो एलीट क्लास है वो खा रहा है। तो रफली आप दिमाग में रखिएगा कि ये जो नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड है वो ये कहता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे फेवर में है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इट वाज इन फेवर ऑफ आईवीसी, है ना। तो जनता जो चीज खा रही है उसका ट्रेड कौन कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, उसके फेवर में बैलेंस ऑफ ट्रेड जाता है। तो आप ये रफली दिमाग में रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें और क्या चीज ऐड कर सकते हैं, एविडेंसेस। एविडेंसेस में ध्यान रखिएगा कि हमको सील्स ऑफ मेसोपोटामिया जो है वो हमको लोथल से मिली है, वो हमको मोहनजोदाड़ो से मिली है। ध्यान रखना इनकी जो सील है वो सिलेंड्रिकल है और आईवीसी की जो सील है वो कैसी है, स्क्वायर या फिर आप लिख सकते हो क्वाड्रेंगुलर, मतलब उसके 4 कॉर्नर्स होंगे और आपका सर्कुलर, है ना। ऐसे आप कह सकते हो कि इनकी सील्स ऑफ मेसोपोटामिया है वो लोथल से मोहनजोदाड़ो से मिली है
और सिलिंड्रिकल सील हमको यहाँ से मिली है। तो ये सारी हमारे पास एविडेंसेस है ना। और उसके अलावा जो आइटम्स ऑफ हमने जो पोर्ट्स की बात की थी, तो पोर्ट में आप ध्यान रखना, पोर्ट में आप ध्यान रखना या सी बॉर्न ट्रेड की आप जब बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना कि पोर्ट की आप लोग बात करेंगे तो हमको मॉडल्स ऑफ शिप मिले हैं और ये टेराकोटा के बने होते थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, है ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेकर या फिर वो ट्रेड को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, हम इंटरनल ट्रेड में चीज़ें थोड़ी सी बढ़ा देते हैं उसमें, तो ध्यान रखना इंटरनल ट्रेड में एक चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं क्या, कि इंटरनल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में एक आर्गुमेंट और है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिस्टम ऑफ स्केल। ये जो आईवीसी है, ये जो आईवीसी है वो कितने बड़े एरिया में फैली है मालूम है? आईवीसी जो है वो रफली 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में फैली है ना। कहाँ जम्मू, कहाँ मांदा, सॉरी कहाँ जम्मू, कहाँ आपका महाराष्ट्र, कहाँ आपका बलूचिस्तान, कहाँ आपका यूपी। और उस टाइम पर जब ये लोग बैलगाड़ियों से चलते थे, कोई फ्लाइट तो होती नहीं थी, ट्रेन तो होती नहीं थी, तो इतने बड़े एरिया में अगर आपको ट्रेड स्टैब्लिश करना है देन देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिस्टम्स ऑफ स्केल। जो वेट्स एंड मेजर्स हैं वो सेम होने चाहिए, वरना आप सोच के देखो कि अगर ग्वालियर में 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर होते हैं और अगर कलकत्ता में 1 मीटर में 110 सेंटीमीटर होते हैं और अगर तमिलनाडु में 1 मीटर में 150 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये जो दोनों ये सारे रीजन है आपस में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें अपने देश में डिफरेंट रीजन्स के बीच में ट्रेड को प्रमोट करना है तो आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिस्टम ऑफ स्किल्स चाहिए होगा। तो आप दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर जो मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स रहते थे, जो वेट रहते थे वो 16 का मल्टीपल होता था और आपका जो लेंथ का जो सिस्टम रहता था वो रफली 32 सेंटीमीटर का 1 फुट होता था रफली, है ना। तो यहाँ पर जो वेट्स और जो लेंथ है यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी और ये भी स्टैब्लिश करता है कि यहाँ पर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जो इतने बड़े रीजन में यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल्स को मैनेज करता था, है ना। तो ये इनका एक पेक्यूलियर फीचर है। तो इससे ज्यादा आप नहीं जाना है, इसमें इतना पर्याप्त है ट्रेड में इंटरनल में एक्सटर्नल में लिखने के लिए, है ना। और लॉजिक भी बता देंगे, आइटम्स ऑफ ट्रेड भी बता देंगे इंटरनल में, और एक्सटर्नल में आप ट्रेड पार्टनर्स बता देंगे, रूट बता देंगे, पोर्ट्स बता देंगे, है ना। और जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट बता देंगे, फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में था अब ये भी बता देंगे, है ना। और इंपोर्टेड आइटम्स की बात कर देंगे और एक्सपोर्टेड आइटम्स की बात कर देंगे। इतनी सी बात है, बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में हमें बात करनी है किसकी, एविडेंसेस भी हो गया था, फिर हमें बात करनी है यहाँ पर मनी इकोनॉमी की। भाई जब ट्रेड होगा तो मनी इकोनॉमी तो हमें चाहिए, ट्रेड होगा तो मनी इकोनॉमी हमें चाहिए। और मनी इकोनॉमी का क्या मतलब है, मनी इकोनॉमी का मतलब ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है यहाँ पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर ध्यान रखना जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है फॉर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इन दोनों के लिए जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा आप कहेंगे कि देयर वाज नो करेंसी, देयर वाज ओनली बार्टर सिस्टम, यानी कि द सिस्टम वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, देयर वाज नो रेगुलर करेंसी। ठीक है भाई, आप ये बात कर लेंगे बस, ठीक है ना। इसमें एक एविडेंस हम लोग मिस कर गए थे मेटलर्जी के अंदर, स्टोन के बाद मेटल आया था क्या, हाँ।
मेटल में हमें एक एग्जांपल यहाँ कोड करना पड़ेगा कि हमको मोहनजोदारो से हमको ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन ये इनके मेटलर्जी के क्राफ्ट के डेवलपमेंट के क्लाइमेक्स को दर्शाता है, तो वो आप कोड कर देना, है ना। बाकी जब अपन देखेंगे ना, जब इंडिविजुअल साइट्स की बात करेंगे, तो उसमें आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे आ जाएंगे कि कहाँ से हमको क्या मिला है, तो उसका यहाँ वहाँ कोड करते रह सकते हो। बाकी पर्याप्त है, इसके अलावा आपको इसमें ऐड करने से बचना है, वरना आपका एक आंसर लेंथी हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे, तो जब भी उसका आप पैराग्राफ कोई लिखेंगे, तो पैराग्राफ में कोशिश करेंगे कि उसमें सिर्फ 2 ही लाइन होंगी, लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 में आपके पास आर्गुमेंट होगा जो ये कहेगा, ये एस्टैब्लिश करेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और लाइन 2 में आपके पास एग्जाम्पल होगा, आपके पास इलस्ट्रेशन होगा, आप ये साबित करोगे कि जो मैं कह रहा हूं उसके लिए मेरे पास एविडेंस भी है। सिर्फ इस तरीके से हमें लिखना है। हमें दो दो लाइन में मुश्किल से 25 से 30 वर्ड्स आ जाएंगे। दो लाइन के हमें सेंटेंसेस के हमें क्या बनाने हैं, अपने पैराग्राफ बनाने हैं, और आगे बढ़ना है। आपके पास स्पेस नहीं रहेगा। जितने ज्यादा पैराग्राफ, जितनी ज्यादा हेडलाइन, जितना ज्यादा अंडरलाइन, उससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के सवाल। तुम्हारी इकोनॉमी वाला पोर्शन हुआ? ऑनलाइन कोई है या नहीं है? सब चले गए क्या? नहीं, 3 लोग ऑनलाइन है। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं इनके कल्चरल एस्पेक्ट की। डिस्कस कल्चर ऑफ आईवीसी। देखो, कल्चर में बहुत कुछ आ जाता है। कल्चर वाला जो टॉपिक है उसकी फॉर्मेटिंग एक बार आप कर समझ लें। कल्चर में क्या क्या लिख सकते हैं। कल्चर में हम लोग इनका रिलीजन लिख सकते हैं, हम इनका सोशल लाइफ लिख सकते हैं। 2 चीजें इसमें हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम चाहें तो फिलॉसफी लिख सकते हैं, फिलॉसफी हमको नहीं पता। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो रिलीजन वाला पार्ट है, जो रिलीजन है उसको हम अलग भी कर सकते हैं और सोशल लाइफ को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इसी में हम समझ लेंगे और जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम डील कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कल्चर में 2 चीजें आती हैं। आपका समाज में उठना बैठना कैसा है, और आपका मंदिर में उठना बैठना कैसा है, वो आपकी संस्कृति को दर्शाता है ना। ऐसे आप दिमाग में रखना। फिर जब हम रिलीजन की बात करेंगे तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रिलीजन है, सबसे पहले आप बताएंगे नेचर, कि लोग नेचर में किस टाइप से, स्वभाव कैसा है इनके धर्म का। फिर आप यहां बात करेंगे इंपॉर्टेंट डीटीज की बात करेंगे। फिर आप बात करेंगे मोड ऑफ वर्शिप की। फिर आप बात करेंगे अदर जो स्पेसिफिक या पेक्यूलियर एस्पेक्ट्स हैं उनके। पेक्यूलियर एस्पेक्ट्स में हम लोग जब इसकी बात कर रहे होंगे तब हम 2 चीजें देख लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सुपरस्टिशंस की बात कर लेंगे और लाइफ आफ्टर डेथ, या फिर हम बात कर लेंगे कि इनका जो ट्रीटमेंट ऑफ डेड बॉडी है वो कैसा है, उसकी हम बात कर लेंगे। तो ये मोटा मोटा 3 में आ जाएगा। हम यहाँ पर अगर किसी और फेज में होते तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव भी लिख रहे होते कि इनके धर्म का उद्देश्य क्या था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें इनकी स्क्रिप्ट पढ़ने में आई तो है नहीं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की बात भी नहीं करेंगे। तो अगर कोई और समय होता तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव भी लिख रहे होते, अदरवाइज यहाँ पर हम नेचर, इंपॉर्टेंट डिटीज, मोड ऑफ वर्शिप एंड पेक्यूलियर एस्पेक्ट्स के को खत्म करके छोड़ देंगे इसको, है ना। ये दिमाग में रखना। अब जब हम नेचर की बात करेंगे, इनके धर्म के नेचर की बात करेंगे,
तो यहाँ पर नेचर में क्या है, देखो नेचर में पहली बात तो यही आ जाएगी कि इनका जो धर्म है वो पॉलीथीस्टिक है। ठीक है, पॉलीथीस्टिक का मतलब क्या होता है, दे हैड फेथ ऑन मल्टीपल डीटीज, है ना। जैसे कि अपना हिंदू धर्म है वो कैसा है, वो भी आपका पॉलीथीस्टिक है, आप बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन आपका जो क्रिश्चियनिटी है या फिर आपका जो इस्लाम है ये कैसे मोनोथीस्टिक है। तो पॉलीथीस्टिक और मोनोथीस्टिक दो टाइप के रिलीजन्स होते हैं। तो ये लोग मल्टीपल क्या कहते हैं डीटीज को मानते थे एंड दैट्स व्हाई द रिलीजन वाज पॉलीथीस्टिक, है ना। आप एग्जांपल कोट मत करना, आप बस सिंपल लिख देना। दूसरा आप यहां लिख देंगे कि देवर नेचर वर्शिपर्स, है ना। हमने यहाँ पर जो चीजें मिली हैं उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मतलब जो नेचुरल फोर्सेस होते थे देवर वर्शिप, ये इनकी पूजा करते थे। ये दो बातें आप इसमें समझदार। एक और समझा देना कि इनका जो रिलीजन है वो मैट्रियार्कल रिलीजन है, मैट्रियार्कल रिलीजन है इनका। ठीक है, जैसे आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि आपका धर्म कैसा है तो आप क्या कहेंगे कि मैट्रियार्कल है या पैट्रियार्कल है। आज की डेट में अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि आज जो हिंदू धर्म है उसमें जो सबसे बड़े देवी देवताओं में से अगर कोई है तो वो है आपके ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारे क्या है, ये मेल एलिमेंट्स हैं। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि चूंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है और उसी हिसाब से इसी वजह से उसी हिसाब से हमारा जो धर्म है वो भी पैट्रियार्कल है। लेकिन जब हमने आईवीसी को स्टडी किया तो हमने ये पाया कि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस हमको मिले हैं किसी डीटी की, तो वो हमें मिली हैं आपके मदर गॉडेस की। तो मदर गॉडेस की डीटी इमेजेस सबसे ज्यादा मिली हैं, उनका रेफरेंस सबसे ज्यादा मिला है। तो हम समझ जाएंगे कि ये धर्म कैसा था, मैट्रियार्कल था। तो रफली दिमाग में रखना कि मैट्रियार्कल है। और यहाँ पर जो सुप्रीम डीटी है, जो सुप्रीम डीटी है वो मदर गॉडेस है। ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इनके धर्म का नेचर आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक खत्म हुआ। फिर दूसरा जो पॉइंट इसमें आप लिखेंगे वो बताएंगे इंपॉर्टेंट डीटीज। इंपॉर्टेंट डीटीज में आप ध्यान रखना कि सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आपकी मदर गॉडेस का। अब मदर गॉडेस में आपको 3 या 4 स्टेटमेंट लिखने हैं, खाली ज्यादा आपके पास समय नहीं है या स्पेस नहीं है। तो पहला ये कि ये आपकी सुप्रीम डीटी है। आपने कैसे कहा कि ये सुप्रीम डीटी है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमेजेस इन्हीं की हमको मिली है। अब मैं आपके रूम में अगर जाऊं तो जिस व्यक्ति के फोटो सबसे ज्यादा होंगे वही मैं मानूंगा कि आपका फेवरेट है। आपके फोन में अगर मैं आपका जो क्या कहते हैं फोटो या कैमरा या गैलरी में जाऊंगा तो जिसके सबसे ज्यादा फोटो होंगे वही आपका सबसे फेवरेट व्यक्ति होगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पर पड़ता है क्या, कि सबसे ज्यादा इमेजेस इनकी मिली हैं तो यही सुप्रीम डीटी है। बट ऑब्जेक्टिव या वाई इनकी पूजा क्यों की जाती थी, तो ध्यान रखना जो फर्टिलिटी है, जो पावर ऑफ फर्टिलिटी है, इसकी वजह से इनकी पूजा की जाती थी। बिकॉज ओनली विमेन हैज द पावर, ओनली विमेन हैव द पावर टू रिप्रोड्यूस, है ना। चाहे वो मदर अर्थ हो, चाहे अपनी मदर हो या कोई भी हो, लेडी ही जो है प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए मान के चलते हैं कि ये लोग सिर्फ फर्टिलिटी पावर की वजह से इनकी पूजा करते थे। दूसरा, इसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। हम कह सकते हैं क्योंकि हमको एक सील मिली है हड़प्पा से और उस पर एक इमेज है जिसमें मदर गॉडेस के वूम्ब से, मदर गॉडेस के वूम्ब से एक प्लांट जर्मिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उनके गर्भ से, उनके वूम्ब से एक प्लांट जर्मिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस बेसिस हमने एक्सेप्ट किया है कि मदर गॉडेस वाज
most important deity, and she was worshipped for her fertility power. इतना आपको लिखना है, खाली इजी है, सुप्रीम डीटी है ये, ऐसे आप लिख पाएंगे। सेकेंड जो इनकी इंपॉर्टेंट डीटी है वो है आपके प्रोटोशिवा। प्रोटोशिवा का मतलब क्या है कि हमको मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से और बहुत सारी साइट से हमको एक सील मिली है जिस पर एक डीटी को रिफ्लेक्ट किया गया है, बनाया गया है, जिसमें उनका जो पोस्चर है और उनके आसपास जो फिगर्स हैं उनको देखकर ये लगता है कि ही इज समवॉट सिमिलर टू हमारे महेश या शिव जी के समान थे वो। तो ध्यान रखना कि हमको जो इनकी सील्स मिली हैं उनके साथ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि यहाँ पर एक डीटी बैठा हुआ है ना, और इस तरीके से वो यौगिक मुद्रा में है, उसके पास एक मुकुट है, एक क्राउन है, और उसके 2-3 सर हैं, है ना, और उसके चारों तरफ 4 जानवर हैं और नीचे 2 जानवर हैं, है ना। ये यौगिक पोस्चर में है, ये डीटी कैसा है, ये यौगिक पोस्चर में है ना। इसके पास 3 हॉर्न्ड क्राउन है, इसके 3 सर हैं और इसके आसपास 4 एनिमल्स हैं। कौन कौन से जानवर थे? BRET, है ना, बफलो, राइनोसेरोस, एलिफेंट एंड टाइगर। और यहाँ पर जो है इनको ये डियर मानते हैं। तो रफली दिमाग में रखना कि ये जो जानवर है, ये जो देवता हैं वो हमारे प्रोटोशिवा से मेल खाते हैं, एंड ही वाज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड। ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके ये सील्स हमें मिली हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप छोटी सी हेडिंग बना देंगे इसमें कि अदर इंपॉर्टेंट कल्ट्स। कल्ट्स का मतलब होता है कि जहां पर आप पूजा करते हो किसी स्पेसिफिक डीटी की, ऑब्जेक्ट की, आइटम की, तो उसको हम अदर इंपॉर्टेंट कल्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी में आ जाएगा, पैंथियन में, रिलीजियस पैंथियन में ही आ जाएगा, है ना, रिलीजियस पैंथियन में ही आ जाएगा। तो जब अदर गॉड्स की बात करेंगे तो इसमें आप हेडिंग बना के लिख देंगे कि दे वर्शिप्ड वाटर, वर्शिप्ड वाटर। ठीक है, अब इसमें आप लॉजिक दे देंगे और इसमें आप एविडेंस दे देंगे। सिंपल लॉजिक क्या है कि ये अर्बन सिविलाइजेशन है, ये क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन है, जिसके जो टाउन्स हैं वो रिवर बैंक्स पर मिलते हैं और बिना पानी के शहर सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो पानी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एविडेंस की बात करेंगे तो आप बता देंगे कि हमको मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, इसका कोई सीक्रेट पर्पस से निर्माण या इनको बनाया गया होगा। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। फिर ऐसे ही हमको नजर आता है क्या कि ट्री कल्ट, मतलब ये पेड़ों की पूजा करते थे। अब पेड़ों की पूजा क्यों करते थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पेड़ों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जो भी हमें कुछ भी चीज देता है, निस्वार्थ रूप से देता है, हम उसकी पूजा कर लेते हैं। पेड़ हमसे कुछ मांगता तो है नहीं, मतलब कुछ ना कुछ देता है। तो उस हिसाब से बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में अगर देखा जाए तो शायद इस फेथ के साथ में वो लोग इसकी पूजा करते होंगे, है ना। वाई हमारे पास नहीं है, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हम इनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन हमारे पास एविडेंसेस हैं। ध्यान रखना, पेड़ की पूजा हो रही है, पानी की पूजा हो रही है, इसी वजह से हमने कहा था कि देवर वर्शिपर्स ऑफ नेचर, ये प्रकृति की पूजा करते हैं, इसलिए हमने ऐसा कहा था। ठीक है, फिर वापस आना
ट्री कल्ट में हमारे पास एविडेंस क्या है कि हमको हड़प्पा से एक सील मिली है जिसमें इन्होंने एक तरीके से एक पेड़ बनाया है, उस पेड़ के ऊपर एक ह्यूमन फिगर बिठाया है और उसके सामने यहाँ पर एक खूंटे से एक बकरी को बांधा गया है ना, और उसके पास 7 ह्यूमन फिगर खड़े हुए हैं। तो इसको देखकर यही लगता है, मतलब इस सील इतनी बड़ी है तो उसको ये देख के लगता है कि ये लोग पेड़ पे जो देवता बैठे हैं उनकी पूजा या उनको खुश करने के लिए बकरी की बलि दे रहे हैं। तो ये कुछ एविडेंसेस हमारे पास में है ना, ये आप दिमाग में रखिएगा। इसमें आप सिंपल लिख देना कि दे वर्शिप ट्रीज, फॉर एग्जांपल द सील फ्रॉम हड़प्पा इज एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट द ट्री कल्ट। सी पॉइंट में हम लिखेंगे इसमें कल्ट में, तो हम बोलेंगे क्या, एनिमल कल्ट और एनिमल वर्शिपिंग और एनिमल वर्शिप। तो एनिमल वर्शिप में क्या, एनिमल वर्शिप का मतलब यह है कि ये लोग जानवरों की पूजा करते थे। क्यों करते थे हमें नहीं पता, क्योंकि हमें अगर वेद पता होते या पुराण पता होते तो हमको पता होता कि जो आपके, जैसे आप पुराण पढ़ते हैं तो पुराणों में लिखा है ना कि जितने भी आपके जो जानवर हैं जिनको हम सेक्रेड मानते हैं उसमें देवताओं का वास है। या फिर जैसे आपके जो शिव जी हैं उनकी नंदी हैं, है ना, ऐसे आपके बहुत सारे जो देवता हैं वो किसी न किसी पशु या पक्षी के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं। यहाँ वहाँ जाते हैं, आपकी लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठती हैं। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लॉजिक तो नहीं पता, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट अभी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है तो हमें लॉजिक नहीं पता, है ना, लेकिन हमारे पास एविडेंसेस तो हैं। एविडेंस जैसे कि हम समझते हैं इस चीज को कि जो प्रोटोशिवा की हमको सील मिली है, प्रोटोशिवा की सील जो मिली है और उस पर जो हमें एनिमल्स नजर आते हैं, तो निश्चित रूप से अगर कोई एनिमल किसी देवता के आसपास रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसकी पूजा ही हो रही होगी। वरना नंदी की पूजा ना हो और वो शिव जी के मंदिर में हो तो ये नॉनसेंसिकल बात लगती है ना। अगर देवताओं के आसपास जानवर हैं तो वो जानवर भी पूजनीय हैं, है ना। हम काले नाग की पूजा करते हैं क्योंकि काले नाग जो है शिव जी के गले में है ना। नंदी की पूजा करते हैं क्योंकि वो उनकी सवारी है, सिंपल सी बात है। तो एविडेंस हमारे पास में क्या है, प्रोटोशिवा की सील पर हमको एनिमल्स नजर आते हैं। आप वो एनिमल्स को कोट कर सकते हैं, BRET और डियर ऐसे आप कोट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि हमारे पास में हम्ड बुल, हमारे पास में एक हम्ड बुल है और हम्ड बुल को हम मानते हैं कि इट वाज द मोस्ट सेक्रेड एनिमल। हम क्या मानते हैं कि इनका जो हम्ड बुल है, यानी कि जो कुबड़ वाला सांड है, अभी भी तो नंदी वही है हमारा, नंदी भी वही है और कुबड़ वाला सांड भी वही है, हम्ड बुल भी वही है। तो ध्यान रखना कि ये इनके लिए मोस्ट सेक्रेड एनिमल हुआ करता था। और हमारे पास एक और आर्गुमेंट या एक और स्टेटमेंट जाएगा कि दे ऑल्सो वर्शिप्ड, अच्छा ध्यान रखना ऐसा हमने क्यों बोला है, क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस मिली हैं इनकी, है ना, इसलिए हमको बोला है, हमने माना है कि ये सबसे ज्यादा सीक्रेट थे। फिर हम ये भी मानेंगे यहाँ पर, अच्छा एक और स्टेटमेंट देख लेना कि दे ऑल्सो वर्शिप अ मिथिकल और माइथोलॉजिकल एनिमल। ठीक है, माइथोलॉजिकल एनिमल हमको यहाँ पर मिला है और जिसका नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न हमें यहाँ पर नजर आ रहा है ना। तो आप इसको रफली दिमाग में रखिएगा कि एनिमल वर्शिप में आपको इतना लिखना है। एनिमल वर्शिप में इसके अलावा और भी लिख सकते हैं कि दे ऑल्सो वर्शिप स्नेक्स, है ना, ये भी ऐड कर लेना, बस ठीक है, पर्याप्त है। तो क्या हो गया आपका, आपका ट्री वर्शिप हो गया, वाटर कल्ट हो गया, एनिमल वर्शिप हो गया। इसके अलावा डी पॉइंट में आप लिखेंगे वर्शिप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ध्यान रखना हमको इस सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट से नंबर ऑफ लिंगम एंड योनि मिले हैं। ठीक है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
एंड दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। इसको इस लेवल पे आप देख सकते हैं, है ना। एंड देवर कंप्राइज एंड देवर मेड अप ऑफ बोथ टेराकोटा एंड स्टोन, इनके बने रहते थे। तो आज भी ये चीज हमको देखने को मिलती है ना। उस हिसाब से अपन समझ सकते हैं इसको, वर्शिप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। बस ठीक है। फिर इसमें एक चीज और ऐड कर लेंगे हम लोग, ई पॉइंट, सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स, सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स, सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स। तो ध्यान रखना, हमको कुछ इमेजेस हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको बार बार नजर आते हैं, जिनको देखकर ये लगता है कि ये सेक्रेड थे। जैसे कि हमारे पास एक साइन नजर आता है स्वास्तिक, एक नजर आता है व्हील, एक नजर आता है हॉर्न। ये इन तीनों जो चिन्ह हैं, ये जो सिंबल्स हैं, इनको इंपॉर्टेंट सेक्रेड सेक्रेड ऑब्जेक्ट या सिंबल समझते थे, मानते थे, है ना। स्वास्तिक तो हम आज भी यूज करते हैं, स्वास्तिक तो हम आज भी यूज करते हैं। और बुद्ध में या बुद्धिज्म में व्हील का अपना इंपॉर्टेंस है, वो हम जानते हैं। हॉर्न यानी कि सींग जो है जानवर से एसोसिएटेड है, तो हो सकता है कि एनिमल्स के इंपॉर्टेंस को वो रिफ्लेक्ट करता हो, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो आपके जो डीटीज थे वो आपके फिनिश हुए। डीटीज के बाद में क्या था हमारे पास, डीटीज हो गया मोड ऑफ वर्शिप, ठीक है। अगर हम मोड ऑफ वर्शिप की बात करें, समझ में तो आ रहा है कि ज्यादा फास्ट चल रहा है, सही जा रहा है सब कुछ। हम मोड ऑफ वर्शिप की बात करें, मोड ऑफ वर्शिप में हमारे पास में कुछ एविडेंसेस मिले हैं। जैसे कि एक एविडेंस हमारे पास में है कि ये लोग क्या कहते हैं, यज्ञ करते थे या एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। ये दो तरीके से पूजा करते थे, ये एक ही भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। बाकी प्रेयर करते थे, प्रेयर नहीं करते थे, हमें नहीं पता, लेकिन यज्ञ करते थे ये हमको मालूम है। जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमको कुछ वो मिले हैं, हमको क्या कहते हैं, फायर पिट्स मिले हैं। और फायर पिट्स में हमारे पास ऐश है, राख है, और उसमें हमारे पास एनिमल बोन्स भी हैं। तो इसको देखकर एक नॉर्मली व्यक्ति ये भी कह सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति ये भी कह सकता है कि ये तो सर हो सकता है बारबेक्यू बना रहे हो या फिर उसको पका के खा रहे हो। तो आप ऐसे समझ लो कि जब भी किसी जानवर को मारने के लिए, खाने के लिए मारा जाता है, तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है, उसको आप कैसे भी मार के कैसे भी काट के खा लेते हो। लेकिन अगर आप किसी रिचुअल में किसी जानवर की बलि दे रहे होते हो, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर तरीके से उसको मारा जाता है। तो हमको जितनी भी हड्डियां मिली हैं, वहां पर जो कट मार्क्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही है, पर्टिकुलर तरीके से ही है। तो उसको देखकर ये लगता है कि निश्चित रूप से देवर सेक्रीफाइसिंग दीज एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ अपीजिंग सम डीटी, है ना। तो यहाँ पर हमको नजर आता है कि ये लोग इस तरीके से पूजा करते थे। उसके अलावा हमारे पास में एक इमेज भी तो है, एक इमेज है जहां पर ये एक ट्री ट्री डीटी को खुश करने के लिए, ट्री डीटी को खुश करने के लिए इन्होंने एक खूंटे से एक बकरी को बांध रखा था, और वहां पर 7 जो ह्यूमन इमेजेस थे वो देवर इन द मोड ऑफ प्रेइंग, है ना। तो ये क्या कर रहे हो तुम, बकरी को बांध के रखा है पेड़ के सामने और इस तरीके से इमेज बना रखी है। इट सिंपली मीन्स कि तुम इस पेड़ पे रहने वाले देवता को खुश करने के लिए इसकी बलि देने वाले हो। तो आप इसको भी कोट कर सकते हो। तो ये एविडेंस भी मिले हैं हमको जो स्टैब्लिश करते हैं कि ये लोग जानवरों की बलि दिया करते थे, है ना। इस तरीके से आप मैनेज करेंगे, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में हमारे पास में रिलीजन में क्या था, मोड ऑफ वर्शिप के बाद पेक्यूलियर एस्पेक्ट्स, ठीक है।
तो जब पेकुलियर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास में ये नजर आता है कि दे हैड, हम कह सकते हैं दे बिलीव्ड इन, दे वर सुपरस्टिशियस, दे वर सुपरस्टिशियस। ये लोग अंधविश्वासी थे। कैसे साबित करोगे? हमको बहुत सारी साइट से क्या मिले हैं? फाइंडिंग्स ऑफ एम्यूलेट्स, हमको ताबीज मिले हैं, ठीक है, हमको ताबीज मिले हैं और उसके बेसिस हम कह सकते हैं कि ये लोग अंधविश्वासी थे। दूसरा, इनको बिलीफ हुआ करता था, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। अब इसका बेसिस क्या है हमारा? ये यकीन करते थे, ये हमारा आर्गुमेंट रहेगा और इसका बेसिस ये रहेगा कि हमको इनकी ग्रेव्स में मिलने वाले सामान से ये पता चलता है कि ये मृत्यु के बाद भी जीवन पर विश्वास करते थे। क्यों? कि भैया आप किसी को दफना रहे हो, आप किसी को दफना रहे हो और उसके साथ में कुछ ऐसे आइटम्स रख रहे हो जो आप मानते हो या आपको लग सकता है कि मृत्यु के बाद जो दूसरे लोक में जाएगा तो ये सारे सामान काम आएंगे, है ना। आपके, अगर आपने किसी कब्र में बर्तन देखा, उसकी ज्वेलरी देखी, है ना, या उसका कुत्ता देखा या कुछ और ऐसा आइटम देखा जो जनरल यूज के पर्पस का है, तो आप यही तो मान रहे हो ना कि उसको अगली यात्रा में, नेक्स्ट जर्नी में उसको काम आए। तो ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, इसका बेसिस क्या है ना, आइटम्स ऑफ ग्रेव्स और गुड्स ऑफ ग्रेव, ठीक है। फिर तीसरा, आप इसमें जो पॉइंट इसमें लिखने वाले हैं, मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डेड, मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डेड। तो यहां पर ध्यान रखना, तीन तरीके से या दो तरीके से ये लोग अपने डेड बॉडी को ट्रीट करते थे। एक ध्यान रखना, देयर वाज क्रीमेशन। क्रीमेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ डेड, बर्निंग द डेड बॉडी। तो भाई ये एक तरीका प्रेवलेंट था। दूसरा तरीका था बरियल का, कि भाई दफना देना। बरियल में दो तरीके प्रेवलेंट थे, एक था कंप्लीट बरियल, कंप्लीट बरियल, और एक था पार्शियल बरियल। मेंस में आपको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, ठीक है, आपको समझा मैं देता हूं कि कंप्लीट बरियल का मतलब होता है कि जैसे कोई मर गया व्यक्ति, उसकी डेड बॉडी को हमने उठाया और सीधा दफना दिया। तो जब भी आप उसको एक्सकेवेट करेंगे तो आपको जो अस्थि पंजर या जो स्केलेटन मिलेगा वो एक तरीके से रखा हुआ मिलेगा, है ना, उसका जो पोस्चर है लेटने वाला वो उस शेप में वो आपको मिलेगा। लेकिन आपने और भी ग्रेव्स को जब खोदा तो आपने देखा कि वहां पर यू फाउंड हीप ऑफ बोन्स, है ना। किसी डेड बॉडी या कोई व्यक्ति मर जाए, उसको इस तरीके से दफनाया जाए कि खोदने पर हमको उसकी हड्डियों का ढेर मिले, ना कि वो लेटा हुआ नजर आए। तो जब भी हीप ऑफ बोन्स होगा उसका मतलब ये है कि जब वो व्यक्ति मर गया था तो आपने कुछ समय के लिए उसकी डेड बॉडी को खुले में छोड़ दिया था, और उस समय और कुछ समय के बाद जब आपने उसको देखा तो जो वो बॉडी जो थी वो उसका मांस सूख चुका था, जानवर खा चुके थे, तो जो हड्डियां बची कुची आपने देखी, उनको आपने उठाया और गड्ढे में दफना दिए। तो यहां पर आपको हीप ऑफ बोन्स नजर आएगा, है ना, और यहां पर ये आपको लाइंग स्केलेटन मिलेगा, लेटा हुआ स्केलेटन मिलेगा। इतना लिखना नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन कर देना है कि आपको किस तरीके से वो मिल रहा है, ठीक है भाई। ये आपका रिलीजियस एस्पेक्ट हो जाएगा कल्चर का, ठीक है। कोई शक या सवाल? रिलीजन वाला पार्ट हमारा हो रहा है। सब सही जा रहा है? हमें सोसाइटी की बात करनी है ना? हाँ, सोसाइटी की बात करनी है।
चले गए क्या? नहीं है। हम लोग बात करेंगे सोसाइटी की। सोसाइटी भी कल्चर में ही आती है बेसिकली, सोसाइटी भी कल्चर में ही आती है। तो हालांकि सोसाइटी में क्वेश्चन बनेगा नहीं ज़्यादा, या बन तो जाएगा, पूछेगा नहीं क्योंकि ये जीएस है, लेकिन फिर भी आप जान लो सोसाइटी में लिखा कैसे जाता है। सोसाइटी का आप नेचर बताते हो, सोसाइटी में आप क्लासिफिकेशन बताते हो, सोसाइटी में आप इंस्टीट्यूशंस की बात करते हो, सोसाइटी में आप क्या कहते हो, फूड हैबिट्स की बात करते हो, सोसाइटी में आप एंटरटेनमेंट की बात कर सकते हो, एंटरटेनमेंट। सोसाइटी में आप ज्वेलरी की बात कर सकते हो या फिर फैशन की बात कर सकते हो। अब देखो, जब आईवीसी की बात करोगे तो आईवीसी में आपके पास इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ भी पता करना मुश्किल है, तो यहाँ पर हम ब्लैंक रहेंगे, लेकिन जो बाकी जो हेडिंग्स रहेंगी उसमें हम काफ़ी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं इसको। तो जब आप नेचर की बात करेंगे, जो सोसाइटी जो है वो कैसी है, ये आपकी इन इगैलिटेरियन सोसाइटी है, इन इगैलिटेरियन, या फिर हम कहें सिंपल अनइक्वल सोसाइटी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आप आईवीसी में वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम, इन सबको एक्सपेक्ट नहीं करना। ये थे नहीं थे हमें नहीं पता, और जब तक कोई चीज हमको नहीं पता कि वो थी, हम मान के चलते हैं नहीं पता मतलब नहीं थी। तो जब तक कोई भी चीज पॉजिटिवली स्टैब्लिश ना हो जाए तब तक हम उसको नेगेटिव मान के चलते हैं कि इट वाज नॉट देयर। तो ध्यान रखना कि हमारे पास इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनकी स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफर्ड नहीं है, ठीक है, अनइक्वल सोसाइटी। लेकिन अब फिर आपने इसको अनइक्वल कैसे कहा? अनइक्वल का मतलब यह है कि यहां पर आप मटीरियल कल्चर के हिसाब से, मटीरियल कल्चर में जो आपको डाइवर्सिटी नजर आती है, मटीरियल कल्चर में जो डाइवर्सिटी नजर आती है उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि यहां पर इनइक्वालिटी थी, है ना। तो इसमें आप कैसे साबित करोगे? तो इसमें आप ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना, बस आप ये कह देना कि यहाँ पर आपके पास जो हाउसेस हैं, ठीक है, और आपकी जो ग्रेव गुड्स हैं, उनके बेसिस पर आप कह सकते हो कि समाज जो था वो कैसा था, अनइक्वल था। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना, क्योंकि सब लिखने के लिए हमारे पास आगे जगह मिलेगी तो हम डिटेल में जाएंगे। और सोसाइटी कैसी है हमारे पास, सोसाइटी कैसी है नेचर में हमारे पास, इसमें आप बोलेंगे मैट्रियार्कल। सोसाइटी कैसी है, मैट्रियार्कल है, मतलब ये कि विमेन एंजॉयड बेटर पोजीशन। और दूसरी बात ये कि इसका बेसिस क्या है, ऐसा कहने का हमारा आधार क्या है, ये कहने का आधार ये है कि यहाँ पर जो रिलीजन है वो भी मैट्रियार्कल है। जो धर्म होता है वो समाज का आईना होता है ना, समाज धर्म का आईना नहीं होता, धर्म समाज का आईना होता है। जैसे आप हैं वैसे आपके देवी देवता होते हैं, है ना। तो रफली दिमाग में रखिएगा कि ये इतना ही इसमें लिखना है, दो स्टेटमेंट लिखने हैं, एक सोसाइटी कैसी है, अनइक्वल है, दूसरा सोसाइटी कैसी है, मैट्रियार्कल है, बाकी इसमें कहीं और नहीं जाना। फिर हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी की। क्लासिफिकेशन सोसाइटी में दिक्कत क्या है कि हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो पहला आर्गुमेंट हमारा ये जाने वाला है कि वी आर आर अंडरस्टैंडिंग is limited due to
unavailability of literature, and therefore we relied on archaeological evidences, and on the basis of that, और उसके बेसिस पर, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने क्लासीफाई किया है ना। हम मानते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें आपकी 4 क्लासेस होती थी। फोर क्लासेस होती थी, ठीक है। 4 क्लासेस, ठीक है, 4 क्लासेस भी कर सकते हैं। 4 क्लासेस में क्या रहेगा, एक होगा आपका एलीट क्लास, या जिसको हम अपर क्लास भी कह सकते हैं। नहीं, 3 क्लास कर लेते हैं, उसमें बने क्लास के हिसाब से 3 ही रहती हैं। 3 क्लासेस। दूसरा होगा मिडिल क्लास, और तीसरा रहेगा लोअर क्लास, ठीक है। तो आपको ये क्लासिफाई कर देना है। अब यहां पर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो एलिट्स हैं इनको आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि भाई ये एलीट क्लास के लोग हैं, या फिर आपको ये बताना पड़ेगा, वो भी बताएंगे ये भी बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन लोग आते होंगे। तो एलीट क्लास में आप ये बताएंगे कि इसमें रिच मर्चेंट्स आएंगे, और दूसरा इसमें आएंगे रूलिंग क्लास, और तीसरा आप कह सकते हैं हायर ऑफिसर्स। ठीक है, मतलब आप इनको अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप इनके जो लार्जर और वी कैन से जो बिगर हाउसेस हैं उसके बेसिस पर आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, इनकी जो प्रेशियस ज्वेलरी है उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा, ये वो लोग हैं जो आपके फोर्ट पर, या हमने इसको क्या बोल रहा था, हाँ फोर्ट नहीं, फोर्ट नहीं, कुछ और नाम दिया था हमने, लोअर टाउन, और मेरे दिमाग से मिस कर रहा है, मैं देख के आपको बता रहा हूं। लोअर टाउन एंड वेट अ सेकेंड, हाँ सिटाडेल, ठीक है, जो लोग सिटाडेल पे रहते थे, ठीक है, जो यहां पे रहते थे वो लोग आते थे एलिट्स में। सिटाडेल, सुप्रिया को याद आ गया सिटाडेल, ठीक है। तो रफली दिमाग में रखना कि ये एलिट क्लास के लोग थे जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिगर हाउसेस, देयर प्रेशियस ज्वेलरी एंड देयर रेजिडेंस इन सिटाडेल। ये आपको एक्सप्लेन करना है, इतना बता देना है इसमें। फिर जब मिडिल क्लास की बात करेंगे, तो यहां पर आप ये कहेंगे कि यहां पर आपको मिल जाएंगे 2 टाइप के लोग, एक रिच पीजेंट्री। अच्छा, एक चीज और, इसमें जब आप रिच मर्चेंट्स की बात करोगे ना तो इसमें आप रेफर कर सकते हो दोज हु ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। ये एक्स्ट्रा इसमें आप डाल सकते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते होंगे तो वो निश्चित रूप से रिच मर्चेंट्स ही होंगे, है ना। ये एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर सकते हो, बाकी कुछ खास नहीं। फिर इसमें रिच पीजेंट्री में आप डाल देना इसमें, और दूसरा इसमें आप डाल देना ट्रेडर्स, है ना, इनकी आप बात कर लेना, और ऑफिसर्स, ये लोग आ जाएंगे। फिर आप इनकी जब बात करोगे कि इनके यहाँ पर मिलता क्या था, तो आप कह सकते हो कि इनके जो हाउसेस होते थे वो
मॉडरेटली वेल फर्निश्ड होते थे, मॉडरेटली वेल फर्निश्ड होते थे। ठीक है, आप इसमें कह सकते हैं जैसे कि हाउसेस की बात करेंगे तो ये जैसे अगर आप देखें कि आईवीसी के जो हाउसेस हैं, आईवीसी के जो हाउसेस हैं वो 3 स्टोरीज तक थे। तो जो 3 स्टोरी वाले जो मकान आपको दिखेंगे उनको आप ये कह सकते हो कि वो तो थे एलिट्स के, और जो 1 और 2 के थे, 1 और 2 स्टोरीज के थे वो मिडिल क्लास के थे। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो। बाकी इनकी जो ज्वेलरी रहेगी या फिर जो ग्रेव गुड्स रहेंगे उनके बेसिस पे भी आप कह सकते हो कि आप इन्हें पहचान सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन बहुत कम पैसा भी नहीं है ना, ऐसे आप देख सकते हो। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, रिच पीजेंट्री आ जाएगी, ट्रेडर्स आ जाएंगे, ऑफिसर्स आ जाएंगे। फिर जब आप लोअर क्लास की बात करेंगे कि लोअर क्लास में कौन लोग आते होंगे, तो हमें नहीं पता कौन आते होंगे, लेकिन हमें एक बात मालूम है कि हमको बहुत सारी साइट से सिंगल रूम हाउसेस मिले हैं, सिंगल रूम हाउसेस मिले हैं, और हमें एरियाज ऑफ टाउन्स मिला है जहां पर देवर सिंगल सोर्स ऑफ वाटर फॉर मल्टीपल हाउसेस। तो ये जो एविडेंस है जहां पर एक कमरे के मकान में रहने वाले लोग भी हैं, है ना, या फिर एक ऐसा इलाका है, बस्ती है, शहर का इलाका है जहां पर एक ही सोर्स से लोग पानी भरते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? कहने का मतलब ये कि ये लोग गरीब लोग होते होंगे, लोअर क्लास के लोग होते होंगे जिनको इस तरीके से रहना पड़ता होगा। अब इसमें कौन लोग आएंगे, हु वर द पीपल, इसमें कौन लोग थे? तो इसमें आप कह सकते हो कि इसमें लेबर क्लास के लोग होंगे, है ना, इसमें आपके पुअर पीपल होंगे, है ना, इसमें आपके स्लेव्स थे नहीं थे हमें नहीं पता, है ना, लेकिन फिर भी हमें स्लेव्स को यहाँ नहीं लिखते क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिलता है स्लेव्स का। तो आप लेबर क्लास की बात कर सकते हो, है ना, या फिर स्मॉल, आप इसमें लिख सकते हैं कि देवर स्मॉल ट्रेडर्स। जैसे आप आज भी तो देखते हैं कि लोग पान ठेले की दुकान छोटी छोटी लगा के अपना काम चलाते रहते हैं शहरों में, गाँव में, तो उनको भी आप, वो है तो व्यापारी, लेकिन व्यापारी में वो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, तो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो आप इनको इस क्लास में रख सकते हैं। तो ये आपका क्लास में डिवीजन हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे। तो ये क्लासेस हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि हमारे पास लिटरेचर नहीं है, और जो एविडेंस है वो उनके बेसिस पर हम इतनी ही व्याख्या या इतना ही एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि सोसाइटी पे ज़्यादा परेशान मत होना, संभावना कम है। अच्छा, अब देखो, नीचे तो क्लियर हो गया, जो मिल गया था मिलना था, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का हमें पता नहीं चलता। हमें नहीं पता कि ये लोग शादी करते थे या नहीं करते थे, है ना। हालांकि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कपल बरियल मिला है। तो कपल बरियल का मतलब ये है कि पुरुष के मरने के बाद या स्त्री के मरने के बाद हमने उसके पार्टनर को साथ में दफना दिया होगा। लेकिन ये एविडेंस बहुत ही अनटेनेबल है, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो हम शादी वादी की बात नहीं करते हैं, या इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करते हैं, वर्ण सिस्टम की बात नहीं करते हैं, सती प्रथा की बात नहीं करते, किसी की बात नहीं करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहेंगे, है ना। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोर्सेस वी आर oblivion अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टाइम। फिर हम फूड हैबिट्स की बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसमें भी कुछ खास नहीं मिलेगा हमको। वो हमको मालूम है कि एग्रीकल्चर में जो पैदा हो रहा था उसके बेसिस पर आप इसको नरेट कर सकते हो, है ना। एक आप एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से आप इसको नरेट कर सकते हो, और दूसरा एग्रीकल्चर के हिसाब से इसको आप नरेट कर सकते हो, है ना, कि ये क्या क्या खाते थे। इनके पास सीरियल्स थे, इनके पास ऑयल सीड्स थे, इनके पास लेग्यूम्स था या लेंटिल्स था, है ना। फिर आप एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इनके पास मीट भी था और इनके पास डेयरी प्रोडक्ट्स भी थे।
यहाँ पे कुछ खास लिखने को होता नहीं है, सबको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। जब तक लिटरेचर नहीं मिलता है तब तक हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर बहुत ही सीमित मिलेगा लिखने के लिए, तो ज़्यादा परेशान नहीं होगा। फिर हम फैशन की बात करें तो फैशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 पीस क्लोथिंग्स रहती थी दोनों के लिए, यानी कि एक बिलो द वेस्ट एंड अबव द वेस्ट, ठीक है। कमर के नीचे वाले हिस्से को ढकने के लिए और कमर के ऊपर वाले से ढकने के लिए ये लोग 2 टाइप के कपड़े पहनते थे। फिर हमारे पास वो एक स्टैचू है प्रीस्ट का, हमारे पास स्टैचू है प्रीस्ट का जो ये कहता है कि ये लोग शॉल यूज करते थे, शॉल को समझते थे, शॉल को डालने का जो तरीका था वो सेम था कि वो शॉल जो है यहाँ से जाएगी नीचे से और ऊपर से आ जाएगी, तो खैर वो कोई खास बात नहीं है ना, अब रफली दिमाग में रखना। फिर इसके अलावा आप ज्वेलरी की बात करेंगे तो ज्वेलरी में आप ये लिख देंगे कि ज्वेलरी में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स यूज टू वियर ज्वेलरीज। आज भी जो लोग हैं, जो लड़के हैं या जो पुरुष हैं, वो कोई चेन वेन या कान में बाली वाली पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, ज्वेलरी तो वो भी पहनते हैं, तो मोर और लेस सेम रहेगा फैशन सेंस इनका, है ना। उसके अलावा इसमें अगर आप विमेन की बात करोगे देन हमको यहाँ पर एक वैनिटी बॉक्स मिला है। वैनिटी बॉक्स का मतलब होता है श्रृंगारदान, जिसमें महिलाओं के ब्यूटी की अपने मेकअप का सामान रहता है उसमें, है ना। वैनिटी बॉक्स मिला है हमें, यहाँ पर लिपस्टिक मिला है, हमको यहाँ पर काजल मिला है, काजल हमको यहाँ पर कॉम्ब मिला है, कंघा मिला है, हमको यहाँ पर मिरर मिला है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अर्बन लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, वो सारी चीजें मिली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर हैड emerged a sense of fine, or we can say a refined sense of fashion which emphasized on physical beauty। आप ये कह सकते हो, है ना। लिपस्टिक लगा रहे हो, काजल लगा रहे हो, अपने बालों को संवार रहे हो, ज्वेलरी पहन रहे हो, तो आप फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हो, तो हम ये अर्बन लाइफ की फीचर होते ही हैं, तो हिसाब से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ज्यादा इसमें लिखने की संभावना है नहीं हमारे पास में। फिर इसमें अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, सोसाइटी के अंदर एंटरटेनमेंट की बात करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एविडेंसेस हमको मिलते हैं कि एविडेंसेस किस किस के मिलते हैं हमें, हंटिंग के, कि लोग हंटिंग करते थे। हमको एविडेंस मिलते हैं कॉक फाइट के, मुर्गा लड़ाने वाला। हमको बोर्ड गेम्स के एविडेंसेस मिलते हैं, बोर्ड गेम्स जैसे कि चेस टाइप का कोई गेम हो, है ना, या फिर डाइस पासा फेंकने वाला कोई गेम हो, उसके मिलते हैं। फिर स्टोरी टेलिंग के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जहां पर हमको वो फॉक्स, है ना, लोमड़ी की कहानी नजर आती है ना। तो ऐसा बहुत कुछ हमारे पास में एंटरटेनमेंट में है ना, जो यहाँ पर था वो डेवलप था, लोग खाली समय में ये सारे काम करते थे, है ना। बस ठीक है, और एंटरटेनमेंट में कुछ और है नहीं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, थोड़ा म्यूजिक में आ जाओ। म्यूजिक में हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलता है रावण हत्था, रावण हत्था, रावण हत्था, रावण हत्था मतलब ये गिटार टाइप का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमको यहाँ से मिला है ना। और ऊपर से अगर आप डांस की बात करोगे तो डांस में हमको जो डांसिंग गर्ल मिली है, उसमें जो उसका पोस्चर है वो त्रिभंग मुद्रा का है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहाँ पर जो डांस था वो अच्छा खासा डेवलप फॉर्म में था, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है भाई।
तो ये आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपका सोसाइटी हो गया। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम यहाँ रुक जाते हैं, है ना। सोसाइटी में कुछ खास नहीं, आपको समझ में आना चाहिए मोटा मोटा कि हमारे पास में हेडिंग क्या है। हमारे पास में हेडिंग है सोसाइटी में, किसी भी समय की सोसाइटी के बारे में हम लिखेंगे तो इन्हीं मेजर हेडिंग्स के बेसिस पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगर ये कोई और समय होता तो यहाँ पर हम स्टेटस ऑफ विमेन की बात कर रहे होते, हम स्लेवरी की बात कर रहे होते इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन वो सारी नॉलेज हमारे पास में नहीं है। और रिलीजन में आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में सारी हेडिंग्स हैं तो आप उसमें एक्सप्लेन करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपके आंसर्स मेरे पास आते रहने चाहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और आप लोग उस पर काम कर रहे हैं। आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से फॉर्मेटिंग करते हुए चलना है। ठीक है, और कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है, उस दिन का काम उसी दिन खत्म करना है, पेंडिंग कभी क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो क्लास को ख़त्म करते हैं आज। कोई शक या सवाल नहीं है आपका? ओके बेटा, गुड नाइट।